हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय पर बात करूंगा। आपने सुना होगा टोपी पहनाना। अब टोपी पहनाने के बहुत बड़े अर्थ होते हैं और इनको उदाहरण के साथ समझेंगे कि किसने टोपी कब कब और कैसे कैसे पहनाई और वर्तमान में कौन किसको क्या टोपी पहना रहा है। 1970 से पहले हमारे सारे बैंक जो थे 69 से पहले प्राइवेट थे, उनका नेशनलाइजेशन हो जाता है और एक अच्छा खासा एक्ट बैंकिंग कंपनीज एक्ट आता है, एक्ट 1970। और उस एक्ट के माध्यम से जितने भी प्राइवेट लोगों के जो निगोशिएशन होते थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत लगभग वो धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आईबीए और आजकल जो यूएफबीयू बना हुआ है, उस समय तो एआईबीए था, इन्होंने खेल खेला सेटलमेंट्स का 1966 में, क्योंकि उनको पता चल गया था जब बैंक राष्ट्रकृत हो जाएंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो पहला बेस सेटलमेंट ले आए। 1970 का एक्ट आने के बाद भी ये बेस सेटलमेंट करते थे जो ऑथराइज नहीं थे। इन लोगों ने सारे बैंक कर्मचारियों को, चाहे वो सर्विंग हो चाहे रिटायर हो, सबको टोपी पहना दी। और टोपी पहनाते पहनाते 2026 आ गया और जितनी भी समस्याएं लोगों ने क्रिएट की वो तो आपको पता ही है। बैंक पेंशन अपडेशन से लेकर के, डीए न्यूट्रलाइजेशन से लेकर के, और आपके जो केंद्र सरकार में जिनके आधार पर आपका रेगुलेशन बना हुआ है 20 साल में ही 50% पेंशन मिल जाती है, इनकी 33 मिलती है, उसको लेकर के, अब 8088 को लेकर, और भी सारी समस्याएं दुनिया भर की और मेडिकल की भी ये टोपी पहनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप जब टोपी पहना रहे हो ना, 70 से 30 साल तक हो गए और 56 साल से टोपी पहना रहे थे। अब भारत सरकार के पास और तो कुछ था नहीं, अब इनको टोपी पहनाने का काम भारत सरकार ने सोचा और संसद के माध्यम से एक IRC 2020 पास करा लिया, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और लागू कर दिया नवंबर 2025 से। और उसको लागू करने के लिए 9 या 10 जुलाई को DFS ने लेटर निकाला एम्प्लॉयर्स को, यानी बैंकों को, कि भैया जो सेक्शन 14 में दे रखा है या IRC 2020 में, उसके अनुसार आप यूनियंस बनाओ, निगोशिएशन यूनियन काउंसिल बनाओ, उनके साथ निगोशिएटिंग करो। यानी वो हो गया बैंक स्पेसिफिक। जब बैंक स्पेसिफिक हो गया तो ये अम्ब्रेला बना हुआ है किसका, यूएफबीयू का। ये कहाँ जाए, ये तो मिक्स है सबका। जब निगोशिएटिंग वो करेंगे ब्रांच बैंक वाले अपने एम्प्लॉयर के साथ में एस्टेब्लिश होंगे, तो इनका क्या होगा। तो इनमें खलबली मची, यानी टोपी पहना दी पार्लियामेंट के माध्यम से, केंद्र सरकार ने टोपी पहना दी। सारे के सारे 7 हैं इसमें, कम्युनिस्ट यूनियन के 7 को टोपी पहना दी। अब उसमें 3 निकल करके आए इकट्ठे हुए, वेंकटाचलम रूपम रॉय एन चंद्रशेखर NCBE का, और चिल्लाने लगे कि हमारे पास 80% वो है और हमको कैसे छेड़ा जा सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि नए कोड के अनुसार इनका कोई महत्व नहीं है 80% का। अब चिल्लाने से क्या होता है, लेकिन स्टिल ये 13वें बेस सेटलमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। अब पता नहीं किस एक्ट के अंतर्गत दे रहे हैं भाई, उसमें दे नहीं सकते। इंडस्ट्रियल जो IRC 2020 उसमें तो ये नहीं कर सकते, बेस सेटलमेंट कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये इवन ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं कर सकते, लेकिन करा रहे हैं। उनको पता है ना टोपी पहनाने बहुत माहिर हैं, तो पहना रहे हैं टोपी IBA के साथ मिलकर के। अब जो सारा काम हो रहा है, तो उस समय नोवो NOW फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाते हैं। उनको पता है कि वो तो कहीं के भी नहीं रहे, उनके पास स्ट्रेंथ ही कुछ भी नहीं है। अब जब कहा गया कि आप जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो मीटिंग है उसको करो, तो ये तो बाहर हो जाएंगे। उनको सोचा हम तो छोटे हैं, और वो 3 बड़े बड़े लेटर लिख दिया था, हम कहीं ना जाके वित्त मंत्री से मिल लिए। वित्त मंत्री इनको आश्वासन दे दिया, ठीक है तुम्हारा भी नंबर आएगा, और वहां से आ गए। यदि ये नहीं मिलते और ये माइनॉरिटी में हैं, मतलब वो नहीं, क्यों अब तक तो भाग में थे ये,
हर क्षेत्र में भाग ले रहे थे, निगोशिएट कर रहे थे, दस्तखत कर रहे थे। अब ये निकलने के चांस आ गए। वहां गए तो वहां जाकर के वित्त मंत्री इनको टोपी पहना दी और ठीक है आपका नाम आ जाएगा, आपसे हम निगोशिएट कराएंगे। और निगोशिएट कराने के बाद जब आ गए वहां से वापस तो डीएफएस ने एक लेटर और निकाल दिया 31/7/2026 को। और दोस्तों कहते हैं ना, वहां तो सारे आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं ना, वहां के जो सेक्रेटरी साहब है इनको ऐसी टोपी पहनाई, ये भी शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। और जिनको टोपी पहने वो खुश हो गए कि हम भी जा करके भाग करेंगे। असलियत किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। अब डीएफएस कोई नया फॉर्मूला लेके आ गया जो कोड में नहीं है, माइनॉरिटी यूनियन मेजोरिटी। अभी पता नहीं किसको मेजोरिटी कहते हैं और किसको माइनॉरिटी कहते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद एम्प्लॉयर को आदेश दिया कि आप माइनॉरिटी जो यूनियन है, रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियन के साथ में भी आप वार्ता करोगे, और जो मेजोरिटी वाले उनके पहले करोगे, इनसे बाद में करोगे। दोस्तों यहां डीएफएस ने ऐसी टोपी पहनाई कि शायद ये माइनॉरिटी वाले जो गए थे और खुश हो रहे थे ये समझ ही नहीं पाएगा कैसी टोपी पहनाई है। और उसका एक बहुत अच्छा स्पष्टीकरण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शायद एन शेखर है कोई जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने दिया है, बाद में बताऊंगा। अब आप कहोगे यार डीएफएस ने कैसी टोपी पहनाई। डीएफएस ने वर्ड यूज किया रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटी यूनियन। भैया रिकॉग्नाइज कौन करेगा और किसको करेगा? रिकॉग्नाइज तो एम्प्लॉयर करेगा। एम्प्लॉयर को आदेश है सेक्शन 14 का अनुसरण करना। जब सेक्शन 14 का अनुसरण करेंगे तो रिकॉग्नाइज हो नहीं सकती। जब माइनॉरिटी यूनियन रिकॉग्नाइज ही नहीं होंगी तो एम्प्लॉयर क्यों बात करेगा? यानी इनको एक ही उसमें क्लीन बोल्ड कर दिया, यदि तुम रिकॉग्नाइज नहीं हो तो तुम पार नहीं ले सकते, चाहे तुम माइनॉर हो। माइनॉरिटी यूनियन के लिए जरूरी है रिकॉग्नाइज हो। रिकॉग्नाइज करेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को आदेश है कि आपके यहाँ पर जो 51% लोगों की स्ट्रेंथ है वेरीफाइड वो, या फिर 2 मिल जाएंगी तो निगोशिएशन काउंसिल हो जाएगी। अब क्या है, इसने डीएफएस ने अपने पत्र में एक भी जगह निगोशिएशन नहीं लिखा है, सब जगह इंटरेक्शन लिखा है। माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज यूनियन, पहली बात तो ये इंटरेक्टिव भी नहीं कर सकती। रीजन क्या है? क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है, एम्प्लॉयर इनको रिकॉग्नाइज कर नहीं सकता, तो ये तो वैसे धाराशाही हो गए। अब इसमें खेल था एक बहुत बड़ा। यदि डीएफएस से इस प्रकार का लेटर आता है तो ये जो माइनॉरिटी वाली यूनियन अपने को जो कह रही हैं, ये अपने मेंबरों में एक संदेश देंगी, नैरेटिव सेट करेंगी, भाई हम भी उसमें भाग लेंगे, चाहे निगोशिएशन में भाग न ले, इंटरेक्शन में भाग ले, तो इंटरेक्शन कोई भी कर सकता है। और जिससे कि इनके मेंबर इनको छोड़ के नहीं जा सके और इनका जो सतत चंदा आ रहा है ना वो आता रहे। इन्होंने बड़ा जम्मा चौड़ा उसकी पब्लिसिटी कम मारी, माइनॉरिटी भी जाएगी, माइनॉरिटी भी जाएगी, माइनॉरिटी भी जाएगी। अरे आप रिकॉग्नाइज ही नहीं हो और हो ही नहीं सकते हो सेक्शन 14 के अनुसार, मुझे इलीगल काम तो बैंक करेंगे नहीं। उधर से पता है डीएफएस को, भाई हमने वर्ड लिखा है रिकॉग्नाइज, रजिस्टर्ड हो सकती हैं रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी यूनियन। अब इनको माइनॉरिटी यूनियन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयर करेगा। वो उसी मापदंड से करेंगे जो उनको बताया गया है। जब उस मापदंड को पूरा ही नहीं करें वो क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे? जब रिकॉग्नाइज ही नहीं है तो हम कैसे भाग लोगे? इस चीज़ को छुपाएगा। दोस्तों कमाल की बात है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं। अब इसका एक लेटर निकाला ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं। उन्होंने बोला ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ 2 वर्ड यूज़ किए उन्होंने, एक इंटरेक्शन, एक निगोशिएशन। इंटरेक्शन तो कोई किसी से कर सकता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी लेटर की डीएफएस की। अपनी बात तो तुम किसी को बता सकते हो, लेकिन आपकी बात का महत्व क्या है? वो तो निगोशिएटिंग यूनियन करेगी ना, और निगोशिएटिंग यूनियन वही काम करेगी जो अब तक यूएफबीयू करता है। तो फिर यूएफबीयू क्या काम है? सबको टोपी पहना रहे हैं, कोई चाहता नहीं किसी बात का पता चल जाए। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं यूनियन बैंक के, उन्होंने कहा है कि यदि
इसमें कोई इलीगल काम हुआ तो हम कोर्ट भी चले जाएंगे। भैया कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है। डीएफएस ने कुछ नहीं किया, डीएफएस ने इनको टोपी पहना दी है। वर्ड रखा है रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी यूनियन। रिकॉग्नाइज करेगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कर नहीं सकता क्योंकि उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे जो सेक्शन 14 में है, तो रिकॉग्नाइज होंगी नहीं, इनके साथ मीटिंग होगी नहीं। हाँ वो अलग बात है कि इनको एक थोड़ा सा वो कहें ब्रीदर मिल गया सांस लेने का, कि कह सकते हैं भाई हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। अरे जाओगे क्या, चाय पकौड़ा खाने जाओगे, किस काम के लिए जाओगे? बंद करो यार इन चीज़ों को। और जितने भी सर्विंग कर्मचारी हैं, आपको अच्छा मौका मिला है, आप अपने एम्प्लॉयर से अच्छी बातें करें, एक्ट 1970 को लागू कराएं। और ये दलाल जो बैठे नो के नो, ये दस्तखत करते थे नेगोशिएशन में, यहाँ से आउट हो चुके हैं। आप कोर्ट में जाइए, इनको बाहर निकलवा के बाहर कीजिए। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।